रज़ा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। रज़ा साहब ये बताइएगा कि फितनतुल हिंदुस्तान और जिस तरह मासूम बच्चियों पे, और हम देख रहे हैं जो हमने एक हादसा देखा पाकिस्तान में, आज भी 2 बच्चे और शहीद हो गए, खुशदार वाला वाक़या, कैसे देखेंगे आप इसको? वसीम भाई, इसको सानिया और दहशतगर्दी कहा जाएगा। और कितनी कमजफ किस्म के दुश्मन मिले हैं आपको कि वो दुश्मन जो हैं बच्चों के ऊपर वार करते हैं, मासूम बच्चों पे वार करते हैं, चाहे वो एपीएस का वाकया हो या फिर वो जाफर एक्सप्रेस की ट्रेन पर हमला करते हैं जिसमें कि मुसाफिर हैं। तो ऐसे दुश्मनों से आपका पाला पड़ा है जो कि कमजोर है। तो मैं इसको प्योर एंड प्योर दहशतगर्दी देखता हूँ। और आज की जो टर्मिनोलॉजी हमारे सामने आई है, मुख्तलिफ तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से। DGISPR ने आज सबूत और शवाहिद भी रखे हैं, वो मेजर संदीप की ऑडियो कॉल पूरी सुनाई गई, पूरी उनकी कॉल है, कुलभूषण यादव है, फिर बहुत सारे ऐसे। अब तो इंडिया का मीडिया खुद कहता है, जी दोवल आके कहता है कि बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं, उनके अमित शाह के बयान मौजूद हैं, कोई शक व शुबह की गुंजाइश। इन सबको ब्रैकेट करके अब क्योंकि मुख्तलिफ तरह की तंजीमात अपने अपने हिसाब से ये दहशतगर्दियां कर रही हैं, इसको ब्रैकेट करके फितनतुल हिंदुस्तान कहना मैं समझता हूँ कि बहुत ही इसको उजागर करने वाला है आलमी सतह के ऊपर। और ये इसी तरह ब्रैकेट होना चाहिए कि ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है इंसर्जेंसी और टेररिज्म में। अभी आप देखें ना, उन्होंने एक बड़ा भोंडा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया सिख बिरादरी को हमारे खिलाफ करने के, कि हमने शायद मिसाइलों का अटैक किया था और उन्होंने रोका, जबकि सिख बिरादरी खुद उसको कंडेम कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास तो भारत के मार्टर गोले करतारपुर में रखे हुए हैं जो उन्होंने 1971 में करतारपुर के ऊपर गिराए थे, जो कि कुएं में गिर गए थे, वो अभी भी फ्रेम हुए वहीं पे रखे हुए हैं। आप बिल्कुल, आपने शुरू में इंट्रो में सही फरमाया था आसिम भाई। आप याद करें ना जिस वाकये की आप बात करें, उस वक्त उन्होंने वहां घुसकर जो इनका उसमें घुसकर जो उनके उस वक्त के लीडर थे, 4000 लोग मारे थे। सनत जर्नैल सिंह भंडरवाला नाम था उनका, शायद जब भी मुझे याद आ रहा है, उनको उन्होंने वहां मार दिया। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मजहबी मकामात की भी जो है वो इज्जत नहीं रखी। तो बहरहाल ये देखिए ना, वो एक हारे हुए लोग हैं, उनका नैरेटिव इस वक्त एक शिकस्त खोरदा लीडरान का है। और हमारा नैरेटिव जो है, मैं इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारा नैरेटिव जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड वाला नहीं है। हमारे लीडरान का, वो चाहे वजीर आजम हो या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हो या DGISPR के नुमाइंदे हो, जो भी हमारे लोग सामने आते हैं, बिलावल साहब हो, पॉलिटिकल पार्टी लीडरान हो या हमारी पार्लियामेंट हो, वजीर खारजा हो, ये सब बड़ी मेच्योरिटी के साथ मुजाहरा कर रहे हैं। बहुत ही नपे तुले बयान दे रहे हैं। और इंशाल्लाह यही फर्क है हम में और उनमें। अच्छा हारून साहब, अभी हमारे वजीर आजम की जानिब से भी वफूद की सतह पर बैरून मुल्क वफूद भेजने की बात की गई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में। आप क्या देखते हैं कि हमारा केस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है और सफारती लिहाज से जो हमारे लोग जाएंगे और जो डेलीगेशंस जाएंगे, आपको लगता है कि पाकिस्तान अपने मकासद में कामयाब हो पाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे अच्छे की उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम पीछे खड़ी है। और हमने बिलावल भुट्टो साहब का रोल देखा, 22 अप्रैल से उनका रोल देखा कि अवामी जलसे हों, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करनी हो, इंटरनेशनल मीडिया पे जाना हो, उन्होंने हर जगह पाकिस्तान का नैरेटिव लड़ा, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। और कहीं आपको उनकी गुफ्तगू में उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैसेज को आगे बढ़ाते हुए नहीं मिले। वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते रहे। यही वो फर्क है जो कि एक सियासतदान और एक स्टेट्समैन में होता है। बिलावल भुट्टो साहब ने इस दौरान, मुश्किल दौरान, जंगी मार्के हो रहा है जब 2 न्यूक्लियर पावर, वो मजबूत रोल अदा किया। और हमारी उम्मीद है उनके साथ जो टीम जा रही है, सारे अच्छे लोग हैं, सारे लोग बड़े अच्छे वोकल हैं, प्रेजेंटेशन करने वाले लोग हैं, और बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छे की उम्मीद है इंशाल्लाह। और देखें ना, उनका एक जुमला याद रखें, इसलिए नहीं कि मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन एक जुमला अगर इस पूरे मार्के के दौरान था तो वो ये था कि अगर सिंध तास माहिदे को रोक के अगर इस दरिया में पानी नहीं बहेगा तो फिर इसमें लहू बहेगा। तो इतना बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देना और उसको फिर कैरी करना और फिर उसको डिफेंड करना, तो पूरी कौम को जो है, इंक्लूडिंग तमाम सियासी जमातों को, अपने खिलाफात भुलाकर, अपनी जो भी परेशानी है उनको भुलाकर, इस वक्त ये वक्त ऐसा है कि वो इस कमेटी के पीछे खड़े हो जाएं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी आज एक बयान जारी किया है, शदीद इसकी मजम्मत की है इस हादसे की, और उन्होंने कहा है कि इसके जो मुजरिम हैं उनके सहूलतकारों, अबैटर और फाइनेंसर्स को सबको कानून के दायरे में लाना पड़ेगा। और बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है। आपने अगर आप इस वाक्य को और इस स्टेटमेंट को अगर आप ले लें और पाकिस्तान के सबूत शवाहिद को ले, तो क्या पहलगाम की तरह, पहलगाम में तो कोई सबूत नहीं था, उन्होंने हमला कर डाला। सर न्यू नॉर्मल हमारी तरफ आ गया, अब हमें बदला लेना है।
हाँ, तो मतलब क्या पाकिस्तान भी गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करे न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान और हमला कर दे भारत के शहरों के ऊपर? तो मैं समझता हूँ कि ये मेच्योरिटी जो है वो पाकिस्तान 22 अप्रैल से मुसलसल दिखा रहा है कि वो अपने, जैसे ये हादसा हुआ सानेहा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उसके सबूत शवाहिद लेकर आलमी मीडिया के सामने, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आपका केस स्ट्रांग हो रहा है और भारत का केस दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है और वो आइसोलेशन का शिकार हो चुका है। आप देखिए ना, भारत के साथ खड़ा होने वाला मुल्क कौन सा है? जी, और अभी इसराइल। उन्होंने अपने वफूद भेजने का सिलसिला शुरू किया है पूरी दुनिया में, और आप इसी देखें आइसोलेशन वफूद से। भेज रहे हैं तो जयशंकर को तो रिजाइन कर देना चाहिए। वो भारत का सबसे बड़ा फॉरेन मिनिस्टर बनता था, उसकी बड़ी धाक थी कि बहुत वो बड़ा शातिर आदमी है, ज़हीन आदमी है, उसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि जब शशि थरूर की जरूरत पड़ गई है। और शशि थरूर जो है वो बीजेपी का आदमी नहीं है। देखिए ना, कमाल की बात है कि वो जमात, अब वो यानी उस जमात का, बीजेपी का हिंदुत्व का चेहरा इतना एक्सपोज हो चुका है कि वो आलमी सतह पर भी अपना बंदा नहीं भेज सकते। इसी तो इतना आइसोलेशन में चला गया। और मैंने जब एक बात कर रहा था कि इसराइल खड़ा हुआ है इंडिया के साथ, और इसराइल के वजीर आजम बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों, जेनोसाइड का मुर्तकिब हैं, आलमी अदालत से सजा याफ्ता हैं, गिल्टी हैं गजा के, फलस्तीन के मुसलमानों पे। मुजरिम इसी है। तरह ये जो मोदी साहब हैं, इनका बैकग्राउंड आप देखेंगे तो अगर गुजरात को ही देख लें, उस जमाने के टोटल सबूत इनके खिलाफ थे और एक जमाने में तो बैनुल अक़वामी दुनिया में इनको सफर की इजाजत भी नहीं थी। तो ये भी दो अफराद में थे। देखे ना, दुनिया किस्मत ने कहां लाके इन दोनों को मिलाकर दोनों को एक्सपोज कर दिया।